बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अंशों का अंतरण और पारेषण। इसका लेक्चर थर्ड। सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का जो प्रोसीजर है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज इसके लेक्चर थर्ड में मैं आप लोगों को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मीनिंग, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। प्रतिभूतियों अथवा अंशों के पारेषण का तात्पर्य या परिभाषा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। जब अंशों के स्वामित्व का अंतरण किसी कानून के लागू होने के कारण होता है तो इसे प्रतिभूतियों या अंशों का पारेषण या हस्तांतरण कहा जाता है। व्यवहार में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब अंशों के पारेषण या हस्तांतरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को प्रतिभूतियों का पारेषण किया जाता है। सेकंड है, जब किसी सदस्य के दिवालिया हो जाता है तो उसकी प्रतिभूतियों या अंशों का हस्तांतरण उसके राजकीय प्रापक या निस्तारक को हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी सदस्य के पागल हो जाने पर उसकी प्रतिभूतियों का पारेषण उसके वैधानिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि को किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या सदस्य पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है तो इन कंडीशंस में किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी कानूनी प्रभाव से प्रतिभूतियों पर अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम उन प्रतिभूतियों के पारेषण का पंजीयन कर सकती है। कंपनी ऐसा पंजीयन तभी कर सकती है जबकि इस संबंध में उसे सूचना प्राप्त होती है। सूचना इस संबंध में कि कोई सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया हो गया है। प्रतिभूतियों के पारेषण के पंजीयन के संबंध में वे प्रावधान लागू नहीं होते हैं जो प्रतिभूतियों के अंतरण पर लागू होते हैं। अब इनके पंजीयन की समय सीमा क्या हो सकती है? प्रत्येक कंपनी पारेषण हेतु प्राप्त प्रतिभूतियों का पंजीयन पारेषण की सूचना प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर पारेषित या हस्तांतरित प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्रों की सुपुर्दगी कर देगी। यदि कोई कंपनी इस प्रावधान के पालन करने में त्रुटि करती है तो उसे कम से कम 25,000 रुपये के और अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिभूतियों अंशों के पारेषण अथवा हस्तांतरण की प्रक्रिया। प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स से क्या तात्पर्य है। यानी जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, यानी जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है या कोई सदस्य पागल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनके अंशों का जो हस्तांतरण है वो उनके वैधानिक प्रतिनिधि या राजकीय प्रापक को कर दिया जाता है। प्रतिभूतियों को जो पारेषण है भी कुछ ही दशाओं में प्रतिभूतियों के अंतरण के समान ही माना जाता है, क्योंकि प्रतिभूतियों का जो अंतरण है यानी ट्रांसफ़र है वो तो स्वेच्छा से किया जाता है। इसके विपरीत जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है वो कानून के लागू होने के कारण होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इसमें किसी एक विकल्प का चयन करना। जो व्यक्ति प्रतिभूतियों के पारेषण का अधिकार रखते हैं उनके पास में 2 विकल्प होते हैं। फर्स्ट है, वह अपने आप को कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकृत करवा सकता है अथवा वह प्रतिभूतियों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है। यदि वह प्रतिभूतियों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो पारेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है विकल्प चयन की सूचना देना। जब पारेषण का अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपने आप को कंपनी के सदस्य के रूप में पंजीकृत करवाना चाहता है तो उसे कंपनी को रिटन में इंफॉर्मेशन भेजने की आवश्यकता होती है। इस सूचना में इस बात को स्पष्ट
करना चाहिए कि वह प्रतिभूतियों को अपने नाम से पंजीकृत कराने के जो ऑप्शन है उसका चयन कर रहा है। कभी कभी कंपनी को भी सदस्य की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी जो रजिस्टर्ड नॉमिनी है वो यह कह सकती है कि वह मृतक सदस्य की प्रतिभूतियों को अपने नाम में रजिस्टर्ड करवा ले अथवा उन प्रतिभूतियों को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे। तब नामांकित को इस सूचना की अनुपालना 90 डेज में करनी होती है। यदि नामांकित यानी जो नॉमिनी है वो 90 डेज में इस सूचना की अनुपालना नहीं करता है, तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन प्रतिभूतियों के संबंध में जो ड्यू डिविडेंड है, हित है, बोनस है, अन्य देय जो भी धनराशि है उसको तब तक रोक सकता है जब तक कि नामांकित उस सूचना की अनुपालना नहीं कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारेषण के अधिकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। जब पारेषण का अधिकार रखने वाला व्यक्ति किसी भी विकल्प का उपयोग करता है तो उसे अपने अधिकार का प्रमाण भी प्रस्तुत करना पड़ता है। पारेषण के अधिकार का प्रमाण जो भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है मृत्यु की दशा में। पंजीकृत नामांकित को सर्वप्रथम एक नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में इस बात का उल्लेख करना होता है कि वह मृतक प्रतिभूतियों का पंजीकृत नामांकित है और उन प्रतिभूतियों को अपने नाम में रजिस्टर्ड कराना चाहता है। यदि कोई नामांकित यानी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो मृतक का जो वैधानिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि उन प्रतिभूतियों को अपने नाम से पंजीकृत कराने की सूचना देगा। इस सूचना के साथ नामांकित या जो वैधानिक उत्तराधिकारी है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला है सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, नेक्स्ट है प्रतिभूति या अंश प्रमाण पत्र, नेक्स्ट है वैधानिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि के सभी विवरणों से युक्त एक आवेदन पत्र पर यदि कोई नामांकित पंजीकृत नहीं है। नेक्स्ट है यदि नामांकित पंजीकृत नहीं है तो मृतक सदस्य का वसीयतनामा अथवा न्यायालय का आदेश पत्र उत्तराधिकार पत्र होगा। और लास्ट है आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र। अब नेक्स्ट है दिवालिया सदस्य की दशा में। प्रार्थी को राजकीय प्रापक या कंपनी समापक के रूप में नियुक्ति का आदेश प्रतिभूतियों के हक में प्रमाण देना होगा। इसके अलावा उसे प्रतिभूतियों का प्रमाण पत्र भी कंपनी को सुपुर्द करना होगा। पागल सदस्य की दशा में। पागल सदस्य की दशा में उसका जो संरक्षक या निकटतम व्यक्ति या न्यायालय के उस आदेश में उल्लेखित नाम का व्यक्ति जिस आदेश द्वारा सदस्य को पागल घोषित किया गया है प्रतिभूतियों के पारेषण का अधिकारी होता है। अतः ऐसा व्यक्ति कंपनी को अपने अधिकार के लिए कुछ प्रमाण संलग्न करने होंगे। उसमें पहला है सदस्य को पागल घोषित करने वाले न्यायालय के आदेश की प्रति, नेक्स्ट है प्रतिभूति या अंश प्रमाण पत्र, नेक्स्ट है आवेदक का संपूर्ण विवरण युक्त आवेदन पत्र, नेक्स्ट है आवेदक का पहचान प्रमाण एंड लास्ट है आवेदक के प्रतिभूतियों पर अधिकार के प्रमाण पत्र के रूप में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रशासन पत्र। नेक्स्ट स्टेप है प्रपत्रों की जांच करना। जब कंपनी को पारेषण का सूचना पत्र और पारेषण के अधिकार का प्रमाण प्राप्त हो जाता है तो कंपनी का सचिव उसमें जो उल्लेखित फैक्ट्स हैं उनकी सत्यता की जांच करता है और जब उसे विश्वास हो जाता है कि सारे तथ्य सही और वास्तविक है तो मृतक, पागल और दिवालिया सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर में से हटा दिया जाता है और पारेषण का अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है संचालक मंडल द्वारा पारेषण का अनुमोदन।
कंपनी सचिव जब सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के पश्चात संचालक मंडल के समक्ष प्रतिभूतियों के पारेषण के आवेदन को प्रस्तुत कर उसे अप्रूव कराने का आग्रह करता है। उसके पश्चात संचालक मंडल उस पारेषण आवेदन के अनुमोदन हेतु आवश्यक संकल्प पारित कर देता है। नेक्स्ट है सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि। उसके पश्चात कंपनी सेक्रेटरी सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टियां करता है और पुराने सदस्य का नाम उसमें से हटा देता है और नए सदस्य का नाम उसमें अंकित कर देता है। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र में प्रविष्टि और सुपुर्दगी। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट स्टेप है कंपनी सचिव प्रतिभूति प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन करता है, उसमें नए सदस्य के नाम की प्रविष्टि करता है। उसके पश्चात उस सर्टिफिकेट को नए सदस्य को सुपुर्द करने हेतु भेज देता है। कंपनी को इस बारे में एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंपनी को पारेषण हेतु प्राप्त प्रतिभूति प्रमाण पत्र की सुपुर्दगी पारेषण की सूचना प्राप्त होने के 1 माह के भीतर करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है लाभांशों और अन्य लाभों की प्राप्ति का अधिकार। जब पारेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो नए सदस्य को सभी लाभांश हित और जो अदर बेनिफिट्स है वो कंपनी की सभाओं संबंधी अधिकारों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिभूतियों अंशों के अंतरण अथवा पारेषण से इनकारी। रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स। इसमें फर्स्ट है निजी कंपनियों संबंधी प्रावधान। अंतरण से इनकारी की दशा में निजी कंपनी के विरुद्ध या जो प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट है इसमें कारण सहित इनकारी की सूचना। कभी कभी कोई निजी कंपनी किसी सदस्य की प्रतिभूतियों को अंतरित या पारेषित करने से इनकार कर देती है, तो ऐसी दशा में कंपनी को अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों को अथवा पारेषण हेतु जो आवेदक को ऐसी इनकारी की कारण सहित सूचना देनी चाहिए। ऐसी सूचना कंपनी को अंतरण विलेख की सुपुर्दगी की तिथि से 30 डेज के भीतर देनी चाहिए। नेक्स्ट है अधिकरण को अपील। यदि कोई कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण या पारेषण से इनकार करती है या इनकारी की सूचना नहीं देती है तो अंतरिती या जो पारेषण हेतु आवेदक अधिकरण को निर्धारित समय सीमा में अपील कर सकता है। निर्धारित समय सीमा है कि इनकारी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर। और दूसरा है यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो अंतरण विलेख या पारेषण आवेदन कंपनी को सुपुर्द करने के 60 दिनों के भीतर। ये तो था निजी कंपनी के संबंध में। अब दूसरा है सार्वजनिक कंपनियों संबंधी प्रावधान। अगर कोई सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के अंतरण या पारेषण से इनकार किया जाता है तो उसके क्या प्रावधान होते हैं। फर्स्ट है पर्याप्त कारण से इनकार नहीं करना। सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियां स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफरेबल होती है, अतः कोई भी पब्लिक कंपनी बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रतिभूतियों के अंतरण या पारेषण से इनकार नहीं कर सकती है। यदि वो ऐसा करने से इनकार करती है तो उन कारणों को प्रकट करना होगा जिन कारणों के आधार पर वो इनकार करना चाहती है। नेक्स्ट है इनकारी की सूचना। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को प्रतिभूतियों के अंतरण, पारेषण या इनकारी की सूचना अंतरिती या पारेषण हेतु आवेदक को देनी होती है। कंपनी को ऐसी सूचना अंतरण विलेख या पारेषण आवेदन कंपनी को सुपुर्द करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर देनी होती है। नेक्स्ट है इनकारी के विरुद्ध अपील। कभी कभी कुछ सार्वजनिक कंपनियां बिना किसी पर्याप्त कारण के ही अंतरण विलेख पारेषण आवेदन की सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर भी प्रतिभूतियों का अंतरण या पारेषण का पंजीयन नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो अंतरिती है या जो पारेषण हेतु आवेदक निम्नांकित समय सीमा के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है। उसमें पहला है
यदि पब्लिक कंपनी इनकार कर देती है तो इनकारी की सूचना के 60 डेज के भीतर। और दूसरा है, यदि इनकारी की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो अंतरण विलेख या जो पारेषण आवेदन कंपनी को सुपुर्द करने के 90 डेज के भीतर वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंध के रूप में प्रवर्तनीय। जब दो पक्षकारों के बीच किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रतिभूतियों के अंतरण का अनुबंध किया गया है तो उस अनुबंध को अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक सामान्य अनुबंध के रूप में प्रवर्तित करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों से ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो अपना जो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।